Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Today our lecture is memory. We will study about memory, the process of memory, steps involved in memory, and the different steps to memorize things and so on. Let's start our new lecture. So the objectives we will study and cover in this lecture is: by the end of this presentation, learner will be able to define types of memory, level of processing of memory, factors of forgetting, ways to improve memory, memory in relation to nursing. So we will cover all these topics under this lecture. Okay, first we will define what is memory. According to different psychologists and scientists, they define memory in their own terms. So Woodworth was a great psychologist. He said memory is related to remembering of previously learned object. कि जो memory है वो आप जो previously आपने remember चीज़ें की थी, याद की हुई हैं, उसको याद रख लेना जो है वो आपकी memory है. ठीक है. और हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने कहा था कि मेमोरी इज़ टू शो इन प्रेजेंट रिस्पॉन्सेज साइन ऑफ अर्लियर लर्नड रिस्पॉन्सेज. तो मेमोरी वो होती है जो आपके अभी आप प्रेजेंटली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जो आपने पहले से सीखा होता है. ठीक है. तो इन शॉर्ट जो मेमोरी है, जो आप पास्ट में जो भी आपने चीज़ें याद की थी या आपने जो भी उनको लर्न किया था, वो आप प्रेजेंट में अगर रिकॉल कर सकें तो दैट इज़ मेमोरी. Memory refers to the processes that are used to acquire, store, retain and later retrieve information. तो memory जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप सीखते हैं, फिर इसको स्टोर कर लेते हैं अपने माइंड में, देन रिटेन करते हैं, मतलब उसको वापस लेके आते हैं, और जब आपको चाहिए होती है तो आप उसको रिट्रीव कर लेते हैं उस इंफॉर्मेशन को. फॉर एग्जांपल, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपने एग्ज़ाम से पहले अपना जो टेस्ट है या एग्ज़ाम पेपर है वो लर्न किया था, तो जब तक आप अपने हॉल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, तो आपकी मेमोरी पुअर है, मतलब आप मेमोरी प्रोसेस आपका नहीं सही. तो इसलिए अगर आप रिकॉल करके उसको रिटेन कर लेते हैं और रिट्रीव इंफॉर्मेशन, थ्रू रिट्रीविंग योर इंफॉर्मेशन यू कैन राइट योर एग्ज़ाम, तो दैट इज़ योर मेमोरी. देन मेमोरी प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस: इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल. लर्निंग जो है वो इनफ नहीं होती. जब आप कोई चीज़ लर्न कर लेते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ अनटिल यू स्टोर इट इन योर माइंड एंड ऑन टाइम यू कैन रिकॉल इट. तो इसको हम मेमोरी कहते हैं. और उसमें फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इनकोड करते हैं. जैसे आप अपनी कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो आप उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आप एंटर करते हैं अपने माइंड में और फिर उसको रिटेन कर लेते हैं अपने मेमोरी सिस्टम में. ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी एंटर्ड एंड रिटेन्ड इन द मेमोरी सिस्टम. मतलब आप उसको मेमोरी सिस्टम में लेके गए हैं. सिर्फ यही नहीं कि आपने एक चीज़ पढ़ ली है तो दैट इज़ नॉट इनफ. आपसे मैं कहूँ कि आप एक चैप्टर मुझे पढ़ के सुनाएं और आप जस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने उसको अपने मेमोरी सिस्टम में नहीं लेके गए, तो फिर आपने उसको स्टोर ही नहीं किया, तो आप उसको रिकॉल क्या करेंगे. तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है स्टोरेज. रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी सो दैट इट कैन बी यूज्ड एट अ लेटर टाइम. इन्फॉर्मेशन जो आपने याद की थी उसको रिटेन करना, उसका मेमोरी में लेके जाना, और फिर जब ज़रूरत आपको प्रेजेंटली जब कभी भी ज़रूरत पड़े और आप उसको रिकॉल कर लें तो वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा. तो वो होती है स्टोरेज की. मतलब जैसे आप कोई भी चीज़ आपको घर में नज़र आती है, आप कहते हैं कि इसको हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे, अभी ये हमारे काम की नहीं है, तो आप अपने स्टोर रूम में उस चीज़ को रख देते हैं. इसी तरह आपकी मेमोरी सिस्टम में भी ये होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन या आप जो लर्न कर रहे हैं चीज़ें वो आप अपने स्टोरेज में रख लें. रिट्रीवल, रिकवरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी सो दैट वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट. आप रिकवर कर सकें इंफॉर्मेशन को जो आपने अपने माइंड में अपनी मेमोरी सिस्टम में स्टोर की थी, उसको आप वापस, रिट्रीवल मीन्स कि आप उसको फिर से दोबारा से वापस लेके आ रहे हैं और अब आप कॉन्शियसली अवेयर हैं कि मैं इस चीज़ को, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और आप उसको सिर्फ उसी को ही रिट्रीव करेंगे, उस वाले क्वेश्चन को रिट्रीव करके तो आप लिख लेंगे, उसको वापस मेमोरी सिस्टम से अपने
मेमोरी में अपने प्रेजेंट में ला के तो उसको आप राइट कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने उसकी एनकोडिंग और स्टोरेज अच्छे से की होगी। तो मेमोरी प्रोसेस इज़ consist of encoding, storage and retrieval. Then we will move towards the types of memory. Types of memory are three. Free memory stored that differ in function, capacity and duration. ठीक है, it's very common और very easy कि memory की 3 types होती हैं, and I hope ये आपने पहले भी सुनी होंगी और आप इससे पहले से ही आपको इन चीज़ों का पता होगा कि सेंसरी मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। सबसे पहले आ जाती है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी वो होती है जिसमें आप जो आप थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स आप उसको सेंस करते हैं, और ये बहुत ब्रीफ सी मेमोरी होती है। जस्ट इसका ड्यूरेशन 1 to 2 सेकेंड होता है। जैसे आप सामने आपकी कोई चीज़ चली है या आप कोई लेक्चर देख रहे हैं और आपने उसको जस्ट एट अ ग्लांस मतलब आपने उसको एक दफ़ा देखा है, तो वो आपकी 1 to 2 सेकेंड की होगी अंटिल आप उसको अपनी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं लेके जाते, और आप उसकी सेंसेस जो हैं, आपकी सेंसेस आपकी आइज़ या ईयर जो हैं उनको नोट किया है उसको, तो उसको फिर उसकी कैपेसिटी जो है वो एक टाइम पे वो इतने ज़्यादा आइटम्स को स्टोर नहीं कर सकती सेंसरी मेमोरी। और इसको आगे से हम फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, आइकॉनिक मेमोरी, एक्विक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी उसके जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, विजुअल इंफॉर्मेशन, जो चीज़ें भी आप देखते हैं और उसको आपकी जो सेंसेस हैं वो मेमोरी में लेके जाएं, तो वो आपकी आइकॉनिक मेमोरी होती है। एक्विक मेमोरी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, जो आप चीज़ें सुन रहे होते हैं, इको मीन्स साउंड्स जो आप सुनते हैं, तो जो आप चीज़ें सुन के याद करते हैं वो एक्विक मेमोरी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी आपका अटेंशन इज़ नीडेड टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू वर्किंग मेमोरी। अगर आपने सिर्फ उसको देखा है और आपने बस वहीं तक आपने उसको महदूद रखा है, तो दैट इज़ वो सेंसरी मेमोरी। आप उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं लेके गए, मतलब आपने उसको मेमोराइज थोड़ा सा भी करने की कोशिश नहीं की। और अगर आप उसको चाहते हैं कि वो आपकी वर्किंग मेमोरी में जाए, मतलब आप उसको बाद में याद कर सकें, वो आपकी मेमोरी बन जाए, तो उसके लिए अटेंशन जो है वो नेसेसरी होती है। विजुअल सेंसरी मेमोरी, ब्रीफ मेमोरी ऑफ एन इमेज और आइकन, आल्सो कॉल्ड आइकॉनिक मेमोरी। ठीक है, विजुअल जो आप चीज़ें देखते हैं वो आइकॉनिक मेमोरी है। ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी, ब्रीफ मेमोरी ऑफ साउंड और एको, जो भी आप कोई आवाज़ सुनते हैं वो आपकी ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी होती है, उसको एक्विक मेमोरी कहते हैं। ऑडिटरी सेंसरी मेमोरीज मे लास्ट अ बिट लॉन्गर देन विजुअल सेंसरी मेमोरीज। ये आपने पॉइंट याद रखना है कि जो आपकी ऑडिटरी मेमोरीज होती हैं वो उनका जो ड्यूरेशन है वो विजुअल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, जो आप चीज़ें देखते हैं उनसे ज़्यादा होगा जो आप सुनते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी, अच्छा उसके नेक्स्ट स्टेप आता है कि सेंसरी के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में आपने चीज़ें रिटेन कर ली और अब आप चाहते हैं कि उनको मैं थोड़ा सा याद कर लूँ, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी फंक्शन कॉन्शियस प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये कॉन्शियसली आप इस पर वर्क करेंगे। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मतलब आप उसको गौर से देख रहे हैं, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। कैपेसिटी लिमिटेड मीन्स कि एट अ टाइम आप 7 to 9 या 5 to 7 आइटम्स एट अ टाइम आप उसको याद कर सकते हैं। ड्यूरेशन ब्रीफ, स्टोरेज अबाउट 30 सेकेंड्स, और इसका जो स्टोरेज है वो 30 सेकेंड होता है। अच्छा, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि स्टोरेज जो है वो आपकी सेंसरी में कितने सेकेंड्स के लिए और कितने वर्ड्स हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी में कितनी हैं और लॉन्ग टर्म में कितनी हैं, तो आपने उनका टाइम और आइटम्स वगैरह याद रखने हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो आपकी 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ होती है। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं कोई चीज़ लिखूं और मैं कहूं कि आपको मैं दिखाऊं, और 1 मिनट के लिए मैंने आपको दिखाई है और आपने उसको कॉन्शियसली आपने उसको देखा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं आपको उसको बंद करूं, आपसे पूछूं कि आपको इसमें से बताएं इसमें क्या लिखा हुआ था या क्या, तो आप मुझे उसमें से 5 to 7 वर्ड्स बिल्कुल ठीक बता सकती हैं, मतलब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा चुके होते हैं। मेंटेनेंस रिहर्सल, mental or verbal repetition of information allows information to remain in working memory longer than the usual 30 seconds। अच्छा, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से और कॉन्शियसली आप उसको याद कर रहे हैं और उसका आपने रिपीट किया उन चीज़ों को, तो वो 30 सेकंड से ज़्यादा भी रह सकती हैं अगर आपने रिहर्सल किया है।
चंकिंग, ग्रुपिंग स्मॉल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू लार्जर यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, चंकिंग होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये नीचे लिखा हुआ है कि ये पूरा उन्होंने 4 8 3 7 9 2 5 1 6 ये पूरे नंबर्स दे और अलग अलग नंबर्स थे। अब आप इनके चंक बना लेंगे कि आपने उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में बना लिया है, तो वो आपको मेमोराइज़ करना इजी होगा कंपेयर टू अलग अलग जो ये बताए हुए हैं। जैसे आपने 4 8 3 का ग्रुप बना लिया, 7 9 2 का, तो अगर मैं आपको सिर्फ ऊपर वाले दिखाऊं तो आपको कम याद होंगे, अगर नीचे वाले दिखाऊं तो हो सकता है आपको ये पूरे के पूरे नंबर याद हो जाए। ठीक है, तो चंकिंग जो है वो एक अच्छा मेथड है चीज़ों को याद रखने के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी, वंस इंफॉर्मेशन पासिस फ्रॉम सेंसिटिव टू वर्किंग मेमोरी कैन बी इनकोडेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अच्छा, अब अगर एक दफ़ा आपने सेंसरी मेमोरी से वर्किंग मेमोरी में चीज़ को ले गए हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकती है थ्रू रिहर्सल एंड लर्निंग इट अगेन एंड अगेन। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो फंक्शन ऑर्गेनाइजेज एंड स्टोर्स इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज करती है और स्टोर कर लेती है। मतलब ऐसे नहीं कि रैंडमली चीज़ें पड़ी हों तो वो आप मेमोराइज नहीं कर सकेंगे। बेस्ट ये होगा कि आपने चीज़ों को अपने माइंड में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और स्टोर फिर करेंगे तो फिर वो आपको वक्त आने पे अच्छे से आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। अनलिमिटेड कैपेसिटी, इसकी अनलिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसमें आप जितनी चाहे इंफॉर्मेशन अपनी सेव कर सकते हैं। मतलब आपके थ्रू आउट लाइफ चलती है और आप देखें कि आप चाइल्डहुड से लेके अपनी लाइफ जब तक आप चलते हैं आप कितनी सारी ज़िंदगी में चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, फिर उसको आप यूज़ करते हैं और बड़ी पुरानी मेमोरीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि आपका मेमोरी सिस्टम जो है वो अनलिमिटेड है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ड्यूरेशन थॉट वाज सम टू बी परमानेंट, तो कुछ साइंटिस्ट के करीब जो है इसका ड्यूरेशन वो परमानेंट है, मीन्स आप याद कर लें तो वो होल लाइफ आप उसको याद रख सकते हैं। सेंसरी मेमोरी से वर्किंग में गया और वर्किंग से फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका वो चला गया। और ये उन्होंने बैक एरो इस लॉन्ग टर्म से वापस वर्किंग मेमोरी में इसलिए लगाया कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें पड़ी होती हैं तो जब हम रिकॉल करते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो वर्किंग या शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है तो हम उसको दोबारा से लिख सकते हैं या बता सकते हैं। ह्यूमन मेमोरी, अब ये स्केच जो है ये इसलिए बताया कि आपको ज़रा इजी हो याद करना। ह्यूमन मेमोरीज कंसिस्ट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। टाइमिंग बताई है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट इज़ कॉन्शियस एंड इम्प्लिसिट इज़ अनकॉन्शियस। देन एक्सप्लिसिट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू डेक्लेरेटिव मेमोरी। एक्सप्लिसिट जो है उसको डेक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट इज़ आल्सो कॉल्ड डेक्लेरेटिव एंड इम्प्लिसिट इज़ प्रोसीजरल मेमोरी। तो जो एक्सप्लिसिट और यहाँ डिक्लेरेटिव मेमोरी है वो फर्दर टू में डिवाइड होती है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक आपके इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, ज़िंदगी में, लाइफ में आप जितने इवेंट्स आपके होते हैं या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होता है तो वो आपकी एपिसोडिक मेमोरी कही जाती है। और सिमेंटिक मेमोरी होती है जितने भी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज की चीज़ें, जैसे आप अपने सब्जेक्ट्स में कुछ याद कर लें तो ये सारी आपकी सिमेंटिक मेमोरी है। और प्रोसीजर मेमोरी होती है जो आप स्किल सीखते हैं, जैसे यू आर नर्सेज, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप डिफरेंट स्किल्स वहाँ पे लर्न करते हैं, तो वो जो जब आप लर्न कर लेते हैं तो वो आपकी हैबिट में शामिल हो जाते हैं और आपको रिकॉल करना बहुत आसान होता है। आप कहीं पे भी खड़े हों तो आपको उनको रिकॉल भी नहीं करना पड़ता और आपके हाथ जो हैं वो खुद से ही वो काम कर रहे होते हैं, तो वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी होती है। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, उसको हम फर्दर डिफाइन करने के लिए एक्सप्लिसिट मेमोरी है, memory with awareness, information can be consciously recollected, also called declarative memory. And implicit memory is memory without awareness, memory that affects behavior but cannot consciously be recalled, also called non-declarative memory. ठीक है, नॉन डिक्लेरेटिव में आपकी आ जाती है प्रोसीजरल मेमोरी। तो उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्लिसिट है वो आपकी कॉन्शियसली आपको रिफ्लेक्ट करनी पड़ती है और फिर आप उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोई एक्सपीरियंस या इवेंट्स हों और मैं आपसे कहूँ कि आपका बर्थडे आपने 3 years ago और 4 years ago, ये 2017 और 18 में कोई बर्थडे पार्टी हुई थी या कॉलेज का कोई फंक्शन था, तो मैं कहूँ कि आप उसको रिकॉल करें तो आप मुझसे थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1-2 minutes, फिर आप रिकॉल करेंगे और फिर आप उसमें से कुछ अपने इवेंट्स बताएंगे जो आपको आपके अच्छे गुजरे हों या आपको मेमोराइज रह गए हों।
लेकिन जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो विदाउट अवेयरनेस होती है, वही कि जो स्किल्स आपने सीखे होते हैं वो आप विदाउट, आपको पता भी नहीं होता, वो आपकी हैबिट बन चुके होते हैं और आपको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसको नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी, डिक्लेरेटिव और कॉन्शियस मेमोरी। मेमोरी कॉन्शियसली रिकॉल्ड और डिक्लेयर्ड। अगर अलग से आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी पे आ जाता है नोट्स तो आप ये उस पर लिखेंगे। कैन यूज़ एक्सप्लिसिट मेमोरी टू डायरेक्टली रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन। टू सब टाइप्स ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्सप्लिसिट मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक इंफॉर्मेशन इज दैट विच इज़ रिलेटेड टू योर इवेंट्स, लाइफ इवेंट्स और एपिसोड्स जो आपकी और योर एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एंड सिमेंटिक इंफॉर्मेशन इज़ ऑल अबाउट द फैक्ट्स विच आर इक्वल और विच आर रियल टू एवरीवन। ये नहीं कि वो आपके पर्सनल फैक्ट्स हैं, मतलब जैसे ह्यूमन इज़ इमॉर्टल है, तो मतलब इंसान जो है वो पानी नहीं है, ठीक है। और जैसे आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं और वो सबके लिए सेम है ऑब्वियसली कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे कहाँ पे मौजूद है, तो वो सब यही आंसर करेंगे। और स्कूल वर्क, आपको जो स्कूल से वर्क मिलता है वो सबका सेम होता है, सब ने सेम आंसर लिखना होता है, तो ये सेमेंटिक इंफॉर्मेशन होती है। एपिसोडिक मेमोरी टाइप टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो मेमोरी होती है वो एपिसोडिक में, ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी की एक टाइप है। एपिसोडिक मेमोरी टाइप टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। एग्जांपल, एपिसोडिक की एग्जांपल बताइए कि व्हाट मंथ इज़ योर बर्थडे, डू यू लाइक टू ईट कैरामल एप्पल्स। व्हाई आर दीज एक्सप्लिसिट मेमोरीज? बिकॉज यू कैन एक्टिवली डिक्लेयर योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको एक्सप्लिसिट मेमोरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि आप एक्सप्लिसिट मीन्स कि आप उनको एकदम से इसका आंसर कर सकते हैं। यू नो व्हाट इज़ योर बर्थडे मंथ और यू नो व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो आप एडवांस उसका आंसर कर सकते हैं, तो दैट इज़ योर पर्सनल मेमोरी। सेमेंटिक मेमोरी have already discussed that these are the general facts or definitions of the school work. Okay, then is the procedural memory. Procedural memory ये implicit की आगे टाइप थी procedural memory, जो कि enables you to perform specific learned skills और habitual responses। ये आपके वो लर्न स्किल्स हैं या आपकी हैबिट्स के वो रिस्पॉन्सेज हैं जो आप मेमोरी में सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राइडिंग अ बाइक, यूजिंग द शिफ्ट स्टिक वाइल ड्राइविंग, ट्राइंग योर शू लेसिस। मतलब ये है कि आप ये जो उन्होंने 3 एग्जांपल्स दी हैं, ये तीनों करने से पहले आप ये नहीं होगा कि लेट मी गिव 5 मिनट्स आई विल टेल यू। आप एडवांस ये काम करेंगे क्योंकि ये आपकी हैबिट्स, यहाँ पे लर्न स्किल्स हैं और आप इनको फ़ौरन से करेंगे और आपके अनकॉन्शियस में हैं और आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वाई आर दीज प्रोसीजर मेमोरीज इम्प्लिसिट, डोंट हैव टू कॉन्शियसली रिमेंबर दिस। क्यों उन्हें इम्प्लिसिट कहा जाता है? बिकॉज यू डोंट हैव टू कॉन्शियसली रिमेंबर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दीज एक्शंस टू परफॉर्म दैम। अगर आप अब ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो आप सोच समझ के मतलब आप सोच नहीं रहे होते कि मुझे अब जो है वो गियर चेंज करना है, मुझे अब रेस देनी है, मतलब आप ये नहीं होता कि पहले 1 मिनट सोचेंगे फिर करेंगे। आप एट वंस सब कुछ आपका साथ साथ चल रहा है। आप गियर चेंज कर रहे होते हैं, आप ब्रेक कर रहे होते हैं, ब्रेक लगा रहे होते हैं, आप रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं और आप अनकॉन्शियस होते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। आप हो सकता है कुछ और सोच रहे हो, किसी और चीज़ में आप गुम हो या आप अपने साथ वाली सीट पर बैठे फ्रेंड से गुफ्तगू में मसरूफ़ हों, तो आप जो अपनी ड्राइविंग कर रहे हैं वो आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। अच्छा, मेमोराइज ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? क्लस्टरिंग इज़ अ प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स इनटू रिलेटिंग ग्रुप्स ड्यूरिंग रिकॉल फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अगर आप क्लस्टर बना के अपनी मेमोरी में सेव करते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो आपको मेमोराइज करना बहुत आसान होता है और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिकॉल करना ईजी होता है। सेमेंटिक नेटवर्क, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू। नेक्स्ट इज़ द फॉरगेटिंग। दिस इज़ द न्यू टॉपिक दैट इज़ इट फॉल्स इन मेमोरी। फॉरगेटिंग, भूल जाना, ठीक है। तो ये भी मेमोरी का ही पार्ट है। मेमोरी में आप चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन फिर एक ऐसी भी स्टेज आती है या कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आप फॉरगेट कर देते हैं। तो आप फॉरगेट कैसे करते हैं?
इज़ अ प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एबिलिटी टू रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस द लर्न मटीरियल, कि आपने जो कुछ भी याद किया था या आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी से फेड हो जाए चीज़ें, तो वो होती हैं फॉरगेटिंग। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन चली जाती है। और एज यू हैव कम टू सी मेमोरी इज़ फ्रेजाइल एंड फॉरगेटिंग कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इवन एम्बैरेसिंग। तो मेमोरी जो होती है बहुत फ्रेजाइल होती है, मतलब आप उसको फॉरगेट कर सकते हैं, बट फॉरगेट जब आप करते हैं तो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आप कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रही हो और आपको याद ना आ रही हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मुझे आती थी, मैंने याद की थी, लेकिन आपको याद नहीं आ रही होती। और एम्बैरेसिंग भी होता है, ऑब्वियसली इज़ एम्बैरेसिंग। आप एग्ज़ाम में बैठे हो या आप वाइवा में बैठे हो और आपने वो चीज़ याद की थी, लेकिन आपको अभी वो चाहिए, आप रिकॉल कर रहे हैं लेकिन वो आपको रिकॉल नहीं हो रही, दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द योर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। तो इसलिए अच्छे से याद करना चाहिए। वाई डू वी फॉरगेट, तो अब उन्होंने कहा कि हम फॉरगेट क्यों कर देते हैं। फॉरगेटिंग कैन अकर इन एनी मेमोरी स्टेज। अब आपने वो पीछे पढ़ी है सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और रिट्रीवल, वो सारा कुछ आपने पढ़ा है, तो किसी भी स्टेज पे आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो मतलब आपने शॉर्ट टर्म में से आपकी हो सकता है लॉन्ग टर्म में ना गई हो, या लॉन्ग टर्म में गई थी तो आप उसको रिट्रीव ना कर पा रहे हो। फॉरगेटिंग एज रिट्रीवल फेलियर, तो फॉरगेटिंग एक्चुअली होती क्या है कि आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते, रिट्रीवल फेलियर हो जाता है कि आप चीज़ों को दोबारा से प्रेजेंट में आपको ज़रूरत है तो आप उसको ला नहीं पा रहे, तो दैट इज़ फॉरगेटिंग। प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग इन स्टोर इन्फॉर्मेशन, आप स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन तक पहुंच नहीं पा रहे। समटाइम्स इन्फो इज़ इनकोडेड इनटू LTM बट वी कांट रिट्रीव इट, वो LTM में तो चली गई है लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, उसको रिट्रीव नहीं कर पा रहे अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगी तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे ना। मेजर ऑफ रिट्रीवल, अब रिट्रीवल के उन्होंने बताया कि किस किस तरह से हम कर सकते हैं। रिकॉल, टेस्ट ऑफ LTM, ये उन्होंने उसकी बताई हैं कुछ टाइप स्टेप्स। रिकॉल मतलब LTM का एक टेस्ट है जिसमें कि हम देखते हैं कि एक बंदा जो है वो किस हद तक रिकॉल कर सकता है विदाउट एनी क्यूज़, मतलब विदाउट एनी हिंट्स। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो क्वेश्चन आपने इसका आंसर याद किया हुआ है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे इसका आंसर दें, तो एक इसमें टेस्ट होता है रिकॉल का। तो मैं देखूंगी कि आपने विदाउट एनी हिंट्स और क्यूज़ मुझे उसका आंसर दे दिया है कि आप उसमें नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट आ जाता है जी क्यूड रिकॉल। ये भी LTM का एक टेस्ट होता है जिसमें हम रिमेंबरिंग एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू आर रिट्रीवल क्यू, इसमें हम रिट्रीवल क्यूज़ के साथ चीज़ों को याद करते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल इज़ प्रॉम्प्ट दैट हेल्प अस रिमेंबर व्हेन वी मेक अ न्यू मेमोरी वी इंक्लूड सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन दैट एक्ट एज ट्रिगर्स टू असेस द मेमोरी। हमने उसके साथ कोई ना क्यू या कोई चीज़ उसके साथ ऐसी जोड़ी होती है कि हमें वक्त पढ़ने पर वो इजीली याद हो जाए। जैसे कि मैंने किसी अपने रूम में बैठ के कोई चीज़ याद की थी और मैंने अपने रूम में बैठे हुए उस रूम के एनवायरनमेंट को उसके साथ जोड़ लिया, या मैंने रूम में पड़ी किसी चीज़ को उसके साथ मुंसलिक कर दिया, तो जब मैं रिकॉल करूँगी या मैं जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठी वो आंसर कर रही होंगी, तो अगर मैं रिट्रीवल क्यूज़ अपने साथ जोड़ लूँ उसके कि मैंने ये क्वेश्चन इस वक्त पे ऐसे याद किया था, तो मैं इसको जल्दी उसको रीगेन कर पाऊँगी उस आंसर को। तो क्यूड रिकॉल में ये करती हैं। रिकॉग्निशन, टेस्ट ऑफ LTM दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सीरीज ऑफ पॉसिबल चॉइसेस। रिकॉग्निशन में क्या करते हैं कि बहुत सारी आपके पास चॉइसेस होती हैं, आपके पास डिफरेंट, मतलब इसका ये भी आंसर हो सकता है, इसका ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपका उसमें से एक को चॉइस करना और उसको राइट डाउन करना या उसको एक्सप्लेन करना, तो ये होती है रिकॉग्निशन। सीरियल पोजीशन इफेक्ट, टेंडेंसी टू रिमेंबर आइटम्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ लिस्ट बेटर देन आइटम्स इन द मिडल। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप एक चीज़ याद करते हैं तो आपको उसमें से या तो शुरू वाली चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं या आपको एंड वाली, मतलब दरमियान वाला आपको इतना अच्छे से याद नहीं होता, आपको उसका स्टार्ट या एंड जो है वो अच्छे से याद रह जाता है। तो इसलिए उसको सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहते हैं कि अंदर वाला या दरमियान वाला जो है वो आपको, या उसका कोई एक पार्ट ऐसा होता है जो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट।
Encoding specificity. When conditions of retrieval are similar to conditions of encoding, retrieval is more likely to be successful. You are more likely to remember things if the conditions under which you recall them are similar to the conditions under which you learned them. ठीक है, इसमें इनकोडिंग स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि इसमें आप जब इनकोड कर रहे होते हैं चीज़ें अपनी मेमोरी में, तो आप उनको याद करना आपके लिए स्टोर करना और फिर रिट्रीव करना, रिकॉल करना आसान होता है अगर आप उसको उसी इन्वायरमेंट में बैठ के याद करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर अपने क्लासरूम में एक क्वेश्चन बैठ के याद किया था और आप अगर क्लासरूम में बैठ के ही उसका आंसर करें, मतलब 2 या 3 दिन बाद आप उसको आपका इन्वायरमेंट क्लास का उसके साथ था और आपने याद करते हुए आप अपने क्लासरूम में थे, तो आप जब 3 दिन बाद उसी क्लासरूम में बैठ के उसका आंसर कर रहे होंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपकी जो इनकोडिंग की और रिट्रीवल या रिकॉल की इन्वायरमेंट जो है वो दोनों सेम है। तो इसलिए कंडीशन जब सेम होंगी तो आपको रिकॉल करना और याद करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। फ्लैश मेमोरीज होती हैं जी, रिकॉल ऑफ वेरी स्पेसिफिक इमेजेस और डिटेल्स अबाउट अ विविड, रेयर और सिग्निफिकेंट इवेंट्स मे सीम वेरी विविड एंड स्पेसिफिक बट दे आर नॉट मोर एक्यूरेट दैन ऑर्डिनरी मेमोरीज। फ्लैश मेमोरीज होती हैं जो आपको कुछ उसमें से याद रह जाती हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कोई इवेंट हुआ हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो, तो उसमें से आपको कुछ आप फ्लैशेस याद होते हैं। प्रॉपर आप उसको प्रॉपर ही नहीं कह सकते, या आप जब उसको किसी को बता रहे होंगे तो उसके से फ्लैश आपको याद है, लेकिन आप एक पूरी कहानी अगर बना रहे हैं या बात सुना रहे हैं तो उसमें आप अपने से बहुत कुछ ऐड कर रहे होते हैं, तो उसमें जो सिर्फ आपको फ्लैश आ रहा है वो रियल हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो इतनी भी मेमोरी है वो आप खुद से बना रहे हैं। तो फ्लैश बल्ब मेमोरीज ये होती हैं। मेमोरी डिस्टॉर्शन। मेमोरी कैन बी डिस्टॉर्टेड एज पीपल ट्राई टू फिट न्यू इन्फो इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास। मेमोरी जो कि डिस्टॉर्ट कर देते हैं लोग और उसको न्यू में टू फिट न्यू इन्फो इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमास के जो आपके एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं, मतलब जो आपके स्कीमास पहले से बने हुए हैं उसमें अगर आप कुछ अदल बदल करने की कोशिश करें तो मेमोरी डिस्टॉर्ट हो सकती है। गिविंग मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आफ्टर एन इवेंट कॉजेज सब्जेक्ट्स टू अननोइंगली डिस्टॉर्ट देयर मेमोरीज टू इनकॉर्पोरेट द न्यू मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो मतलब उन्होंने मेमोरी डिस्टॉर्शन बताइए कि क्यों होती है, कि आप उसमें कुछ नया, आपने चीज़ याद की है और आप उसमें कुछ नया डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मेमोरी डिस्टॉर्ट हो सकती है, वो डिस्टर्ब होती है। जैसे आप मतलब आपकी लाइफ में अगर आपका किसी के साथ कोई रिलेशन है या उसमें कोई अगर तीसरा बंदा आने की कोशिश करे तो वो आप ऑब्वियसली डिस्टर्ब होता है आपका रिलेशन। तो इसी तरह मेमोरी का भी यही है कि आपकी एक मेमोरी अच्छी खासी बनी हुई है, लेकिन अब आप उसमें एक नई चीज़ डाल रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन बड़ा अच्छे से याद किया था अपने हिसाब से, अपने दिमाग लड़ा के, और अब आप जब 1 माह बाद आपको कोई बता रहा है कि नहीं इसमें ये भी आप डाल लो, ये ऐड कर लो, तो ज़्यादा तो आपके लिए फिर वो मुश्किल होता है और डिस्टॉर्ट हो जाती है आपकी मेमोरी। फॉरगेटिंग थेरीज़ हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है मेमोरी में। तो इसमें 4 टाइप्स की हैं, एनकोडिंग फेलियर और गेस्टाल्ट थेरी। अब आपका जो चैप्टर है ना मेमोरी का आपकी बुक में, वो भी अच्छा दिया हुआ है, आपने वहाँ से भी ये सारा चैप्टर एक दफ़ा याद कर लेना है। ये मैंने तो आपको स्लाइड्स ये दी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी बुक में भी ऑलमोस्ट हैं, तो अब आप बुक से याद कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वो आपकी बुक को फॉलो करते हैं। एनकोडिंग फेलियर गेस्टाल्ट थेरी है, इंटरफेरेंस थेरीज़, उसके बाद मोटिवेटेड फॉरगेटिंग और रिप्रेशन, मतलब ये उनके 2 नाम हैं, डिसयूज़ और डीके थेरी। फॉरगेटिंग एज इनकोडिंग फेलियर, ये फिर से भी आ गया कि इनकोडिंग जो है वो इनकोडिंग फेलियर होता है, रिट्रीवल फेलियर होता है, सॉरी। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाती है इंटरफेरेंस थेरीज। मेमोरीज इंटरफेयरिंग विद मेमोरीज। अच्छा, फॉरगेटिंग नॉट कॉज्ड बाय मेयर पैसेज ऑफ टाइम, caused by one memory competing with or replacing an other memory, 2 types of interferences। इंटरफेरेंस मेमोरीज़ वो होती हैं जो कि आप ये डी कैम्प और वेब ने इनको बताया था, दोनों साइकोलॉजिस्ट थे। 2 or more than 2 learn tasks when can interfere in the recall।
जब आप कोई चीज़ याद कर रही हों और उसके साथ आप क्या करते हैं कि आपको कब वो भूलती है, जब आप उसमें इंटरफेरेंस करते हैं, मतलब आप उसमें कोई नई चीज़ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आपकी मेमोरी बनी हुई है उसमें एक नई चीज़ डाल रहे हैं, या आप जो चीज़ याद की हुई है उसमें कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं, तो ये इंटरफेरेंस होता है कि इंटरफेयर करना। मतलब मेमोरीज़ के साथ ही मेमोरीज़ इंटरफेयर कर रही हैं, मतलब आपकी पहले से मेमोरीज़ हैं और आप नई मेमोरीज़ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर इंटरफेरेंस हो जाती है। 2 टाइप्स हैं आगे, ये आपको अच्छे से समझ आएगा जब आप टाइप्स पढ़ेंगे। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है जब आप न्यू मेमोरी इंटरफेयर्स विद रिमेंबरिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन। वही बात कि जब आपकी ओल्ड इन्फॉर्मेशन आपकी मतलब आपकी एक मेमोरी बनी हुई है और उसमें आप एक नई मेमोरी डालने की कोशिश करें, तो वो रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस होती है। व्हेन न्यू फ़ोन नंबर इंटरफेयर्स विद एबिलिटी टू रिमेंबर ओल्ड फ़ोन नंबर्स। ठीक है, जब आपके पास फ़ोन नंबर जो है वो आप पहले से याद किए और एक नया याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इंटरफेयर कर रहा होता है, क्योंकि आपके वो नंबर्स आपस में मिक्सअप हो सकते हैं। एक दोस्त का नंबर आपका पहले से याद है और एक और आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है जब आप किसी को बता रहे हो तो आप दोनों को मिक्स कर दें। रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इंटरफेस विद एबिलिटी टू रिमेंबर ओल्ड लैंग्वेज। ठीक है, दैट इज़ वेरी कॉमन। जब आप पुरानी चीज़ें आपको याद होती हैं और नई चीज़ें आप याद कर रहे होते हैं, तो वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, क्योंकि आप उसको को मिक्स करने लग जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता। आप जब फाइनली उसको एक नई जगह पे अप्लाई कर रहे हो, तो हो सकता है आप उर्दू और इंग्लिश या मतलब फ्रेंच को आपस में मिक्स कर दें, तो इस तरह बड़ा कॉमनली होता है। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस आगे है। प्रोएक्टिव ऑपोजिट ऑफ रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जो उसके ऑपोजिट होता है। व्हेन एन ओल्ड मेमोरी इंटरफेस विद रिमेंबरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। आपने एक न्यू इन्फॉर्मेशन याद की है, ठीक है, और आप बड़े अच्छे से आपने याद कर ली है, लेकिन जब आप उसको रिट्रीव कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो आपने पहले भी एक चीज़ से रिलेटेड या उससे उस तरह की कुछ याद की हुई थी, तो वो उसको आके डिस्टर्ब करेगी, इंटरफेयर करेगी। मेमोरीज ऑफ वेयर यू पार्क योर कार ऑन कैंपस द पास्ट वीक इंटरफेयर्स विद एबिलिटी फाइंड कार टुडे। ठीक है, तो आपने जो ओल्ड मेमोरी थी वो क्या थी कि आप जो थे गाड़ी पार्क करना चाह रही हैं, पार्किंग में आपके कॉलेज में या स्कूल में कहीं पे भी पार्क कर रही हैं, या फिर आपने लास्ट वीक उसको जहाँ पे पार्क करते रहे हैं, तो अब आप किसी नई जगह पे पार्क करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका माइंड और आपकी जो जितने भी आपकी सेंसेस हैं ना, वो उसी जगह पे वापस जा रही होती हैं जहाँ पहले पार्क करते थे। तो इस तरह होता है कि जो पुरानी वाली मेमोरी है वो आपको अपनी तरफ खींचती है या वो आपको इंटरफेयर कर रही होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये कंफ्यूज खड़ा है क्योंकि वो लास्ट वीक एक जगह पे पार्क करता रहा है, तो अब उसको नई जगह मिली है, वहाँ पार्क करनी है, लेकिन उसकी सेंसेस उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ पार्क करनी है। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग रिप्रेशन आगे आ जाती है दूसरी थेरी, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। यहाँ इसको रिप्रेशन आपकी बुक में रिप्रेशन के नाम से दी हुई है। रिप्रेशन आपने पढ़ा था फ्राइड में। फ्राइड ने कहा था कि रिप्रेशन वो होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स, पेनफुल इवेंट्स होते हैं या अनडिज़ायर्ड इवेंट्स होते हैं जो आप याद नहीं रखना चाहते और आप उसको कॉन्शियसली आप उनको अपने माइंड से गायब करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो होती है रिप्रेशन। उनको आप दबा देते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको कभी याद ना आए, तो दैट इज़ कॉल्ड रिप्रेशन। अनडिज़ायर्ड मेमोरीज हेल्ड बैक फ्रॉम अवेयरनेस, आप उसको अपनी अवेयरनेस से, अपने यादाश्त से उसको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं ताकि वो आपको प्रेजेंटली डिस्टर्ब ना करें। तो ये फ्राइड की थी। डीके थेरीज़, डिसयूज़ और डीके थेरीज़ ये होती हैं कि जिनको आपने एक मेमोरी बनाई हुई हैं और आप उनको यूज़ नहीं कर रहे, तो विद टाइम क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो सकती हैं। मेमोरीज फेड अवे और डीके ग्रेजुअली इफ़ अनयूज्ड, अगर आप उनको यूज़ नहीं करते तो वो ख़त्म हो जाती हैं। टाइम प्लेस क्रिटिकल रोल, तो इसमें टाइम बहुत क्रिटिकल रोल इससे प्ले करता है कि टाइम जब ज़्यादा गुजरता जाता है तो ये होता है। एबिलिटी टू रिट्रीव इन्फो डिक्लाइंस विद टाइम आफ्टर ओरिजिनल इनकोडिंग, तो जो आपकी ओरिजिनल आपने इनकोडिंग की हुई थी उसको वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, मिटना शुरू हो जाती है और उसको रिट्रीव करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बायोलॉजिकल बेस थेरी, व्हेन न्यू मेमोरी फॉर्म्ड इट क्रिएट्स अ मेमोरी ट्रेस, अ चांस इन ब्रेन स्ट्रक्चर और केमिस्ट्री। इसमें आपकी ब्रेन का भी बहुत होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जो ब्रेन या माइंड का लेवल है, मतलब आपकी न्यूरॉन्स वगैरह वो भी तो आहिस्ता आहिस्ता
जो है वो डिके की तरफ आ रही होती हैं, तो इसलिए आपकी जो मेमोरी है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज में जब आप जाते हैं तो आपकी न्यू मेमोरीज़ या आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती हैं वो बहुत ख़राब हो जाती हैं और आपको नहीं याद रहता आपने क्या खाया था, आपने कल क्या पहना था, ये चीज़ें आपको याद नहीं रहती। लेकिन आपकी जो आपको बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, जो आपके पुराने वाक़यात होते हैं, वो आपको कुछ कुछ याद आ रहे होते हैं, क्योंकि नई मेमोरीज़ तो बन ही नहीं रही होती। तो इसलिए ये बायोलॉजी के साथ भी इसका रिलेशन है। इफ़ अनयूज्ड नॉर्मल ब्रेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एरोड मेमोरी ट्रेस, थियरी नॉट वाइडली फेवर्ड टुडे। तो उनने, लेकिन ये थियरी को इतना ज़्यादा अब जो है वो फेवरेबल नहीं कहा जाता, क्योंकि इस पर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी, ये रहने दें। एमनेजिया जो है, अच्छा ये अगर पूछ लें कि मेमोरी के कुछ डिसऑर्डर्स, एमनेजिया स्फीयर मेमोरी लॉस, इसमें स्फीयरली मेमोरी लॉस हो जाता है। रिट्रोग्रेड एमनेजिया, इनएबिलिटी टू रिमेंबर पास्ट एपिसोडिक इन्फॉर्मेशन, कॉमन आफ्टर हेड इंजरी, नीड फॉर कंसोलिडेशन। ठीक है, आपको पुराना सब कुछ आपका भूल गया होता है, तो रिट्रोग्रेड एमनेजिया होता है वो। और एंटीरोग्रेड एमनेजिया होता है इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज रिलेटेड टू हिप्पोकैम्पस। तो अगर आपके हिप्पोकैम्पस डैमेज हो जाए तो आप न्यू मेमोरीज़ नहीं आपकी बन पाती, तो आपका जो अभी आपकी मेमोरीज़ बननी चाहिए, जो आपके साथ अभी इवेंट्स हो रहे हैं, वो आपको याद ही नहीं रहेंगे। अगर आपको 1-2 माह बाद पूछें तो आपको याद नहीं, क्योंकि आपका हिप्पोकैम्पस डैमेज होने की वजह से मेमोरीज़ वो बनी ही नहीं थी। और रिट्रोग्रेड होती हैं, जो आपकी पास्ट मेमोरीज़ थी वो गायब हो जाती हैं। अच्छा, इसमें अब आपने क्या करना है कि आपको आपकी जो बुक है उसमें जो मेमोरी का चैप्टर है उसमें आपका ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा कवर करवा दिया है, लेकिन उसमें पेज नंबर 97 पे एक फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग दिया हुआ है कि फैक्टर्स क्या हैं फॉरगेटिंग के या भूलने के। तो उसमें से जो आपने थेरीज पढ़ी हैं ये भी एक तरह के फैक्टर्स ही हैं। ठीक है, जैसे रिप्रेशन है, डिसयूज़ है, और गेस्टार्ट का जो हमने पढ़ा है, या इंटरफेरेंस है, ये सारे फैक्टर्स ही हैं। थेरीज तो हैं ही, लेकिन ये फैक्टर्स भी हैं। इसके अलावा भी 4-5 उन्होंने और भी अच्छे से दिए हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ लें कि ड्रग यूज़ करने से, हेड इंजरी से, स्ट्रेस से, या फिर डिफ़िकल्टी लेवल कि आपको याद नहीं हो पा रहा, या आपका लर्निंग मेथड कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके फॉरगेटिंग में फैक्टर्स में आ सकती हैं कि आप भूल क्यों जाते हैं। उसके बाद आपका एक और टॉपिक है जी, जो है लर्निंग इन सिकनेस, कि आप सिकनेस में मेमोरी का सिकनेस में बताया हुआ है कि वो कैसी होगी, मतलब ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो सकती है। और इन रिलेशन टू आपको भी मैंने वैसे पढ़ा दिया है, एमनेजिया जो है वो सिकनेस में आ सकती है, या ट्रॉमेटिक एमनेजिया, इंटेरोग्रेड, रिट्रोग्रेड एमनेजिया, सब कुछ आपके सिकनेस में आएंगे। तो ये आपने एक पढ़ लेना अपनी बुक से। और मेमोरी इन नर्सिंग, कि नर्सिंग में जो मेमोरी है उसकी क्या एप्लीकेशन या क्या इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आपने उस चैप्टर को या उस टॉपिक को नर्सिंग से ज़रूर रिलेट करना होता है, और ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आते भी हैं। एक ना एक क्वेश्चन पेपर में आपके जो 8-9 क्वेश्चन आने हैं उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है नर्सिंग के साथ, उसका रिलेशन कोई भी जो आपने टॉपिक्स कवर किए हैं, तो आपने वो भी बुक से पढ़ लेना है। वो बहुत इजी हैं, वो मैंने इसलिए इसमें नहीं डाले कि वो आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको वो बड़े अच्छे से खुद से ही याद हो जाएंगे। और एक आपका है वेज टू इम्प्रूव मेमोरी। अच्छा, आपने सब कुछ याद भी कर लिया है, आपने फॉरगेटिंग भी पढ़ लिया है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप मेमोरी अपनी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए अपना याद कर रहे होते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपने निमोनिक्स आप बनाते हैं, तो आपको निमोनिक्स बड़े अच्छे से पता होगा कि व्हाट आर निमोनिक्स। निमोनिक्स वो टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये बहुत एनिशिएंट टाइम से यूज़ हो रही हैं। और इसमें आप क्या करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को उनके साथ अपनी जो याद कर रहे हैं मटीरियल उसके साथ जोड़ लेते हैं, कि वो आप उसके साथ एक कहानी सी बना लेते हैं, और फिर जब आप याद रिट्रीव कर रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, तो आप उस अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को याद करते हैं, तो उसके याद करते ही आपको अपना सारा क्वेश्चन उसके साथ याद आ जाता है। तो ये बड़ा एक अच्छा मेथड होता है। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने 3-4 मेथड बताए हुए हैं जो कि बड़े इजी हैं, आप उनको पढ़िएगा, आपको अच्छे से आ जाएंगे। स्टिल अगर कोई आपको मसला हुआ तो आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर योर हेल्प, आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम।
ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, इसे अच्छे से याद करिएगा और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।